हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिजिक्स में फिर आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स में इसके पहले जो हुआ था हम लोग, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में दोस्तों इस समय है और वेव ऑप्टिक्स का एक चैप्टर फिनिश हुआ है और हम लोग इसके आगे इस समय जिस चैप्टर में है वो इस चैप्टर में, हाँ, एक चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका वेव ऑप्टिक्स में। ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वेव ऑप्टिक्स का। तो वेव ऑप्टिक्स में एक थियरी है दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत। छोटा सा ही है लेकिन इसका यूज जो आगे है वो कई जगह पे होना है, इसलिए हम जल्दी से पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, अध्यारोपण का सिद्धांत या इंग्लिश में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन नाम से जानते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, चलिए, इस थ्योरी में होता यह है, इसमें यह बताया गया कि जब किसी माध्यम, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ उत्पन्न होती हैं तो किसी बिंदु पर किसी क्षण परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मीन्स इसके कहने का मतलब दोस्तों, जैसे सपोज करो कि एक मीडियम में y1 इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ओमेगा टी माइनस के एक्स है। इसी तरह दूसरे तरंग के लिए ये a1 a2 कर लीजिए और ये साइन 2 पाई ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ऐसे ही कई तरंगे हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 तरंगे भी ऐसे लिया जा सकता है। ये सभी का विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। a1 a2 एम्पलीट्यूड या आयाम है। ओमेगा यहाँ पे उसका एंगुलर वेलोसिटी है। टी टाइम पे देखा गया है। के आप जानते हो इसके बारे में, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है और एक्स यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है पार्टिकल का। तो ये तरंग का समीकरण होता है, ये प्रगामी तरंग का, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। ये 11th में आपको ये बताया गया है, ये प्रोग्रेसिव वेव यानी कि प्रगामी तरंग का समीकरण है। तो इसमें यही बताया गया, फिर से मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अध्यारोपण का सिद्धांत में, कि किसी माध्यम में एक साथ दो या दो से अधिक तरंगे जब उत्पन्न की जाती हैं तो किसी क्षण किसी बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ में आ गई? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स प्रोड्यूस्ड in a same medium at the same time, then the resultant displacement is equal to the vector sum of the displacements of those waves। यानी कि जितनी तरंगे उसमें उत्पन्न हुई हैं उन सब का वेक्टोरियल सम लिया जाता है, सदिश योग यानी वेक्टोरियल सम। When two or more progressive waves produced in a same medium, then the resultant displacement at any instant at any place is equal to the vectorial sum of the displacement of that wave। Okay, so this is known as principle of superposition। बात समझ में आ गई? ये लिखने वाला काम आप कर सकते हो। इसके बाद देखो, एक दो नोट्स बड़े अच्छे हैं इसमें। अभी पहले आपको एग्जाम्पल एक दो मैं दे दूं, इसका मतलब क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल 1, जैसे सपोज करो
इसमें आप ज्यादा बेटर होगा पहले नोट लिखोगे तब ज्यादा बेटर है। पहले तो एक नोट दोस्तों ये लिख लेना इसमें। इस नोट में आपको ये लिखना है कि किसी मीडियम में दो या दो से अधिक तरंगे जब उत्पन्न होती हैं तो वो एक दूसरे को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। बिना प्रभावित किए चल सकती हैं, एक दूसरे को वो इंटरफेयर नहीं करती। है ना मजेदार चीज। मतलब एक वेव ऐसा नहीं कि जैसे कि एक वेव आपने उत्पन्न किया दूसरा तीसरा, तो क्या उसमें हलचल नहीं होगा, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं होता। सभी वेव्स अपनी फ्रीक्वेंसी अपने एम्पलीट्यूड से चल सकती हैं, एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करती, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। समझ में आया? तो ये तरंगों का सबसे विशेष गुण है दोस्तों कि इस नोट में आपको लिखना है कि दो या दो से अधिक तरंगे किसी एक माध्यम में जब उत्पन्न की जाती हैं तो वे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए चल सकती हैं। When two or more waves produced in the same medium, then all the waves propagate without interfering to each other. एक दूसरे को बिना प्रभावित किए वो चल सकती हैं। हाँ, अब आ जाओ एग्जाम्पल में। देखो ऐसा एग्जाम्पल में एक आप ये सोचो, जैसे आप कभी कोई गाना बजाना सुनते हो। सपोज करो आप एक ऑर्केस्ट्रा शो में बैठे हुए हो, तो आप जानते हो कि ऑर्केस्ट्रा शो में कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई झाल बजाता है, कोई मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सब अपना अपना बजाए चले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो हर इंस्ट्रूमेंट बजता है और आप खूब बैठ के आनंद लेते हो। सभी एक साथ बजते हैं, आनंद आपको आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन आप चाहोगे, ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ढोलक की आवाज भी सुनाई देगी, हारमोनियम की आवाज भी सुनाई देगी, तबले की आवाज भी सुनाई देगी, बांसुरी की भी आवाज सुनाई देगी। लेकिन सभी बज रहा, जबकि सबकी आवाजें आप सुन सकते हो। इसका मतलब यही ना हुआ कि सभी तरंगे एक साथ चल सकती हैं एक दूसरे को बिना प्रभावित किए। लेकिन जब मिक्सअप होता है तो उसका आनंद थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए कहा, यही है अध्यारोपण, इसी का नाम है, इसी को कहा गया अध्यारोपण, सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब तबला, सितार, गिटार, हारमोनियम, ढोल सब बज रहा है, तो ये सब अलग अलग तरंगे उत्पन्न हो गई। लेकिन जब परिणामी तरंग के लिए हम अध्यारोपण में यही बताया गया कि जब रिजल्टेंट वेव का जो ये डिस्प्लेसमेंट है, उनके अलग अलग डिस्प्लेसमेंट के वेक्टोरियल सम के इक्वल, वेक्टोरियल सम सदिश योग के बराबर होता है। देखो वेक्टोरियल सम का मतलब जरा जान लो दोस्तों, बड़ा एक अच्छी चीज है। जैसे मान लो एक यहाँ पे एक प्रोपेगेटिव वेव मैंने दिखा दिया, अब इसी में जैसे सपोज करो कि एक दूसरा वेव मैंने ऐसे दिखा दिया, इसी तरह से एक तीसरा वेव मैंने ऐसे दिखा दिया, ये सब अलग अलग वेव है। समझ में आया? अब चलो एक आध वेव मैंने ऐसे भी दिखा दिया, ऐसे इस तरह से ढेर सारी वेव। लेकिन आप अगर एक एक वेव को देखोगे, देखो एक्चुअल में क्या है। जैसे मान लो इस पॉइंट की हम बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना मेरी बात। इस पॉइंट पर अगर बात करते हैं तो इस तरंग के लिए आप यहां तक ऐसे चले आओ। देखो इस बिंदु पर ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, और इसी बिंदु पर इसका भी ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसी बिंदु पर ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसी बिंदु पर ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, सभी का अलग अलग। तो ये मान लो कि ये y1 है, ये y2, y3, चलो ठीक है। लेकिन इस बिंदु पर आ जाओ यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, तो आप देखो यहां से आप यहां रहो, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लंबी लकीर खींचो। तो ये पहले तरंग का डिस्प्लेसमेंट ये तो 0 हो गया, यानी कि y1 बराबर 0। अब ये इसका है मान लो y2, इसके लिए है y3 ऐसे, और इसके लिए है y4। समझ में आ गया? तो ये सब इस लाइन के ऊपर है ना, तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो सब प्लस में रहेगा। समझ में आ गया? अच्छा, इसी तरह से अब जरा ध्यान दो, इस बिंदु पर आप चले आओ या इस पॉइंट पे आओ, तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि ये तो प्लस में है, लेकिन ये सारे नीचे दिख रहे हैं, तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। यानी कि अब इसका परिणामी विस्थापन जब देखोगे, अब जैसे मान लो कि ये
-y1 -y2 -y3 प्लस y4। तो जो नीचे रहेंगे उसको माइनस लिखोगे, जो ऊपर रहेंगे उसको प्लस। इसी का नाम लिखा, इसी को लिखा गया है कि ये वेक्टोरियल सम के बराबर होता है, यानी कि सदिश योग के बराबर होता है, इसीलिए नाम लिया गया है। समझ में आ गया होगा। तो एक मैंने एग्जांपल आपको दे दिया हारमोनियम से, ये ऑर्केस्ट्रा का। दोस्तों इसी तरह से और एग्जांपल अगर लेना हो तो जैसे देखो आप, जैसे कि एक तालाब, इसका एक वीडियो मैं आपको अब अपने में ऐड तो नहीं कर सकता, वो दूसरे का वीडियो है, इसलिए मैं आपको अलग से उसका लिंक भेजूंगा, उसको देखिएगा, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि भाई हम लोग के पास अभी विजुअल संसाधन मौजूद नहीं है कि पिक्चोरियल थोड़ा अच्छा आपको दिखाया जा सके, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, कोशिश करेंगे हम आगे, आपकी अगर दया रही, आपकी कृपा रही तो अब इसमें आप एक ले लो, जैसे कि 2 फुटबॉल टाइप का ले लो, ऐसे छोटा छोटा फुटबॉल, ठीक है, और आप चले जाओ एक एकदम स्थिर तालाब होगा, वहां पे क्या करो कि दोनों गेंद को ऐसे 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 हिलाओ, या कुछ न मिले यार तो ऐसे ही हाथ लेके चले जाओ, चुपचाप सीधे सीधे ऐसे 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 हिलाते रहो 2 जगह से, तो दोनों जगह से तरंगे उत्पन्न होगी। तो दोनों जगह से तरंगे उत्पन्न होगी तो ये जो लहर चलेगी, इस लहर से कहीं ना कहीं टकराएगी, जहां मिलेगी वहां ध्यान से देखना, जहां एक तरंग दूसरे तरंग को मिलेगी ना, वहां जरा ध्यान से देखना, वो मजेदार नजारा होगा। तो वहां देखोगे कहीं कहीं गड्ढा नजर आएगा, कहीं कहीं उभरा नजर आएगा, कहीं गड्ढा कहीं उभरा, ऐसे समझ में आ रहा ना। तो यही है, जहां पे गड्ढा दोनों है, गड्ढा है, वहां पे दोनों एक साथ मिल रहे, ये समान कला में मिलना इसको कहते हैं। इसको जैसे कि मान लो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको हम समान कला में मिलना बोल, मतलब कि सब ऊपर पॉजिटिव कला में मिल रहे हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कला में मिल रहे हैं, और कहीं सब के सब निगेटिव होंगे, ये सब निगेटिव होंगे। तो जहां सब निगेटिव होंगे या तो सब पॉजिटिव होंगे, वहां पे देखेंगे, या तो जहां पे सब निगेटिव होंगे वहां भी गड्ढा होगा, जहां सब पॉजिटिव होंगे वहां उभरा हुआ नजर आएगा। ये प्रैक्टिकल नजारा है, कहा जाता है कि प्रैक्टिकल चीज जब हमको दिख जाती है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रकार अब देखो एक्चुअल में अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये अध्यारोपण किसे कहते हैं, समझ में आई बात ना। अभी जैसे आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो कई लोगों का झगड़ा हो गया, आप घर में बैठे हो, आप अपने घर के बाहर सुनोगे जैसे कि झगड़ा किसी से हो रहा है, कहा सुनी हो रहा है, तो आप तो अगर देखे हो, उसको पहचाने हो पहले का, तो आप पहचान जाओगे, अरे ये तो फलानमा की आवाज है, ये तो उसकी आवाज है, ये तो उसकी आवाज है। लड़ तो एक साथ, चिल्ला सब एक साथ रहे हैं, तो अलग अलग चिल्ला रहे हैं, तो ये क्या है, उनका अलग अलग तरंग है, लेकिन सभी की आवाजें आप रिकॉग्नाइज कर ले रहे हो ना, पहचान ले रहे हो ना। तो रिकॉग्नाइज कर ले रहे हो, पहचान ले रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि अलग अलग तरंगों का विस्थापन और अध्यारोपण, यानी मिक्स होने पर हमें जो सुनाई पड़ता है वो अध्यारोपण है, ये सुपर पोजिशन है। समझ में आ गई बात। लेकिन दोस्तों एक नोट और आप इसमें डाल लेना कि अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है, इसमें एक अच्छा नोट है, ये तो नोट मैंने बता दिया कि वे एक दूसरे को बिना प्रभावित किए चल सकते हैं। दूसरा नोट एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये दोस्तों ध्यान रखना कि ये सभी प्रकार की तरंगों के लिए सत्य है, चाहे प्रकाश तरंग, क्योंकि प्रकाश भी एक तरंग है, समझ चुके हो, प्रकाश में ही व्यतिकरण हमको पढ़ना है, प्रकाश तरंगों में हो, चाहे ध्वनि तरंगों में हो एक प्रकार से, चाहे पानी में उठने वाली तरंगे हो, सभी में यह अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नंबर एक और नोट में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो नंबर 3 में, कि अध्यारोपण का सिद्धांत केवल लघु आयाम वाली तरंगों के लिए ही सत्य है। लघु आयाम का मतलब यह होता है दोस्तों कि अगर तरंग का आयाम बहुत बड़ा है, जैसे लेसर तरंगे, लेसर वेव ऐसी बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका होता है वेवलेंथ की, तो इस कंडीशन में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता, ठीक है। तो बहुत बड़े आयामों वाले तरंगों के लिए ये सत्य नहीं है, ये अप्लाई नहीं होता। तो ये दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के नाम से जाना जाता है, या अध्यारोपण का सिद्धांत। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि अध्यारोपण किसे कहते हैं। और यहाँ पे कुछ शब्दों का मैंने जिक्र किया कि अब इसी को देखो, समान कला में जो
एक वर्ड बड़ा अच्छा है कि समान कला में मिलना, विपरीत कला में मिलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण के बारे में। तो व्यतिकरण पढ़ेंगे तो ये बहुत ही यूजफुल उसमें पॉइंट है कि समान कला में विपरीत कला में मिलना। विपरीत कला का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मान लो कि अगर जैसे कि ये ऊपर से चल रहा है और यही चीज एक तरंग ऐसे नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो विपरीत कलाओं में मिल रहे हैं ना। तो जब विपरीत कलाओं में मिलते हैं तो परिणामी विस्थापन जो कम आएगा, रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा। और जब सेम फेज में मिलते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता है। समझ में आ रहा है ना, ये इंक्रीज यानी यहाँ पे जो नई तरंग पैदा होगी उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसे, क्योंकि सब वन डायरेक्शनल है। तो इसलिए समान कला में विपरीत कला में, ये वर्ड थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों इस टॉपिक में अभी मैंने आपको बताया कि अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब दोस्तों हम इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, और अब हम चल रहे हैं इसके बाद इसको दोस्तों आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अलग टॉपिक था, छोटा सा ही टॉपिक। और अब हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चल रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट आपका जो हो रहा है सेकेंड चैप्टर का ही ये पार्ट था, लेकिन छोटा सा पार्ट पहले अध्यारोपण समझाना था। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण की घटना, जो वेव ऑप्टिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।